जो न्यूज़पेपर होता है, जब आप न्यूज़पेपर होता है तो न्यूज़पेपर के साथ दो चीजें होती हैं। अब जरा ज्ञानी लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए। न्यूज़पेपर में दो चीज होती हैं, एक रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ए गजोदर, हाँ बोले, अरे क्या हुआ, अरे वो अमेरिका वाली बात चल रही थी, हाँ बढ़िया। बोले अमेरिका अमेरिका ठीक है, बताओ प्रियंका चोपड़ा कैसी है, अब वो तो अमेरिका में रह रही है यार। बोले हाँ सही कह रहे हो, तो बात आपकी कहाँ से हो, रीडिंग न्यूज़पेपर है। ठीक है, बोले क्या चाइना में क्या चल रहा है, अबे जो चल रहा है झपड़ियाक मार देना चाहिए, मार एकदम धुआं कर देना चाहिए, सी जिनपिंग को निकालते। तो आप क्या रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे नहीं होता वो चाय का ग्लास लेके चच्चा जो है, अबे कर क्या है मोदी जी, अबे ये सब थोड़े न होगा, ऐसे थोड़े न होगा, वैसे थोड़े न होगा, सुबह शाम तक वो ज्ञान देते रहते हैं। पूरी फॉरेन पॉलिसी, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी सब वहीं चाय की दुकान पे डिसाइड होता है। संसद वंसद में तो फालतू में लोग चले जाते हैं, सारा काम वही होता है। और एक होता है अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर। बहुत कम बच्चे यहां तक पहुंच पाते, क्योंकि जो यहां तक पहुंच जाता है वो लबासना तक भी पहुंच जाता है। दोनों का बात ध्यान समझना। तो न्यूज़पेपर दोनों के लिए, रीडिंग न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, यानी जो शब्द इस्तेमाल होते हैं हैंडल विद केयर में, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उनको बड़े ध्यान से समझना। जैसे आपके सिलेबस में है कि इंडिया एंड देयर इंटरेस्ट। अब जियो पॉलिटिक एक सिचुएशन है, तो जियो पॉलिटिक में जियो वर्ड है, ज्योग्राफी, जियोग्राफी को शॉर्ट फॉर्म में जियो कहते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों देखो देखो, भारत इन दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। इसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड डिफिसिट है, यानी हमारा व्यापार घाटा है। इसके साथ हम आज की डेट में भी हुआ ना, अभी देखो आज फिर एक खबर आई है कि भारत और अमेरिका, अगर आज आप लोग पढ़ा होगा, इंडिया एंड यूएस आप कंबाइन होकर तोप यानी आर्टलीज बनाना चाहती हैं, जो तोप होती हैं उनको एक साथ बनाना चाहते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी किसी को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, पेच तक नहीं देता है, राइट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि यूएस के साथ आज, अगर आप लोग, कितने लोगों ने ये खबर पढ़ी आज की, ठीक है, कितने लोगों ने ये खबर पढ़ी, वो ये है कि आज अमेरिका और यूएस जो है एक साथ मिलकर तो बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। चाइना के साथ हम बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो इसको, भारत के इंटरेस्ट दोनों के साथ लगे हुए हैं। और ये एस जयशंकर साहब जो कहते हैं चाइना के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, हमारे साथ उसकी बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसके साथ बाउंड्री हमारी शेयर नहीं होती है। तो इसके साथ हमारा कोई बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री का झगड़ा नहीं है, इसके साथ हमारा झगड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अक्साई चीन 1962 की वॉर में इसने ले लिया। लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि क्या क्या बवाल हुए थे। पॉलिटिकल, मैंने एक वर्ड तुम्हें सिखाया था, कौन सा, पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म, यानी कि राजनीतिक रोमांटिकवाद। तो उसकी वजह से हमने बड़ी आदर्श वाली नीतियां बनाई, व्यवहारिक नहीं, आदर्श। कबूतर उड़ाए उसने, तोते उड़ा दिए। हमने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, उसने कहा ये जमीन हमरा है, वो ले लिया उसने अंदर अक्साई चीन का हिस्सा। हमने 1947 में विभाजन कर दिया, इरेशनल डिवीजन किया और उसको एडवांटेज दिया। सिक्योरिटी काउंसिल हमें यूनाइटेड नेशन मिल रहा था, हमने उसको सीट दे दी। बोले चीन हमारा बड़ा भाई है, पहले उसका हक है, वो जाएगा तो हमें भी लेके जाएगा। वो गया, बोले भग भग यहाँ से, तुरंत दरवाजा बंद करके भगा दिया उसने। आज तक हम सिक्योरिटी काउंसिल है, भैया भैया सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा दे दो। वो बूढ़ा हो गया यूनाइटेड नेशन, फिर भी आज उसके दरवाजे पे सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दे दो, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दे दो। तो ये जो वर्ड्स मैं यूज करता हूं, ये न्यूज़पेपर को समझने में बहुत मदद करता है। एस जयशंकर साहब की बुक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई हमारी। अब आगे देखते हैं। अब दिक्कत है कि इंडिया को, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश लगभग था, खत्म हो गया, अब तो भाई भारत आ गया, लेकिन ये दुनिया की फैक्ट्री है। व्हाट इज, चाइना को क्या कहता है, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसको संसार की कारखाना कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई चेन इसके पास है। ठीक है, यूएस दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, वेपन, मोस्ट ऑफ द पेटेंट, ये सब किसके पास है, यूएस के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ये है, ये नंबर 1 इकोनॉमी है और ये नंबर 2 इकोनॉमी है। भारत की महत्वाकांक्षा है कि वो नंबर 3 इकोनॉमी बन जाए। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ये साम्यवादी है और ये लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। देखो नेचर समझो, नेचर समझो, ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यहां कुछ भी ओपन नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। और भारत डेमोक्रेटिक सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है।
लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे अभी मणिपुर में आपने देखा क्या हुआ, तो वहां पे अलग जनजातीय लोग हैं, भारत में राजस्थान में अलग तरह के लोग हैं, कश्मीर में अलग तरह के लोग हैं, कन्याकुमारी में अलग तरह, बोली, भाषा, रंग, रूप, खान पान, बड़ी विविधता पाई जाती है। भारत एक देश में इतनी विभिन्नता के साथ है कि कहा जाता है कि भारत एक देश हो ही नहीं सकता था। राइट, अब जरा ध्यान से देखें क्या चीज हो सकता है इसमें। अब एस जयशंकर साहब कहते हैं कि यूएस और चाइना बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से खेल रहे थे। अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा आखिर चाइना के बारे में वो इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में वो राजदूत रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। चाइना में बड़ी अजीब सी चीज है। एक तो चाइना ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जो है बेवकूफ बनाया। ये स्टेटमेंट बहुत गहरा है। राइट, मान लो अगर हो सकता है कि तुम्हें सीधे सीधे यही स्टेटमेंट उठा के एग्जाम में दे दे और बोले एक्सप्लेन इट। 2 दशकों से चीन बिना लड़े जीत रहा है, वो लड़ भी नहीं रहा है। वो नहीं कहता कि कोई ट्रेड वॉर है, लेकिन वो जीतता चला जा रहा है, और अमेरिका बिना जीते लड़ रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, चलो जरा इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझो, चीन में जब क्रांति हुई और माओ त्से, उन्होंने क्या किया, पूरा साम्यवादी चीन बना दिया। चीन हर चीज पे कंट्रोल करके बैठता था। ठीक है, तो साम्यवाद एक्चुअली जो शासन की एक व्यवस्था होती है, तो उसमें पूरा शासन एक सिंगल पार्टी के हाथ में होता है, कोई अपोजिशन नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता है। वो तय करते हैं कौन, जैसे शी जिनपिंग के लिए पॉलिट ब्यूरो उनका होता है, वो तय कर लेता है कौन जो है रूलिंग करेगा, और सरकार ही सब कुछ तय करती है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। जो सरकार कहेगी, जितना कहेगी उतना ही एक तरह से वो कहा जाएगा। यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा। अब चाइना में कुछ बड़े अच्छे परिवर्तन हुए। मैं बात कर रहा हूं 1970 के चाइना की, बड़े ध्यान से समझना। 1970 तक ये स्थिति थी कि इंडिया चाइना से हर मामले में आगे था, हर मामले में आगे था। 1970 तक जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हम आगे ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, हम चाइना से आगे थे हर मामले में। चाइना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं कर पाया था। चाइना में ये स्थिति, वहां अकाल पड़ा था, लोगों ने गौरैयों को मार दिया था, 3 करोड़ के आसपास गौरैये मार दिए थे कि वो गेहूं का दाना ना खा जाए, ये स्थिति थी उसकी। और चीन अपनी उसी नीतियों में फंसा हुआ था। वहां एक प्रेसिडेंट आए, डेंग, बड़ी इनकी ड्रामेटिक कहानी है। एक बहुत होशियार इंसान, बहुत होशियार इंसान। उसने कहा मुझे चीन को बदलना है, लेकिन चीन में माओ त्से, जैसे तुम हमारे देश में गांधी के बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते, महात्मा गांधी के बारे में, वैसे वहां पे जो है आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। चलिए, माओ के बारे में बात नहीं कर सकते, तो माओ के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन बदलाव तो करना था, क्योंकि वो चीन फंस गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ फंस गई थी। तो डेंग ने क्या किया, एक बहुत बड़ा चेंज किया। डेंग ने शासन को, यानी कि जो रूलिंग थी, उसने लेयर्स बना दी। जो रूल था, रूलिंग वहां पे थी, वो रखा उसने साम्यवादी। ठीक है, वो साम्यवादी रखा। लेकिन जो इकोनॉमी थी